स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में जो अभी धड़धड़ा के पैसा दिया जा रहा है एआई के चलते, उसे समझते हैं। तो समझिए अभी ऐसा क्या होगा कि धड़धड़ा के पैसा आने लग रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के केसेस में। तो हिसाब समझिए अभी के टाइम का हाइप क्या है, वो है आपका एआई का भी हाइप चल रहा है। आपका उम्र अगर थोड़ा-सा भी होगा, मतलब मान लीजिए 25 से 30 के आस-पास में होगा, आपको पता होगा हाइप आता है जाता है, पहले क्रिप्टो का हाइप आया चला गया, एनएफटी का हाइप आया खत्म हो गया, क्वांटम कंप्यूटर का आया उसके तो प्रोजेक्ट्स भी बंद करने लगे हैं। तो ऐसा होता रहता है, बीच-बीच में हाइप आता है फिर चला जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और अभी जो है अभी पीक टारगेट एआई का चल रहा है। तो मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ, बस्ट जब इसका होगा, बूम और बस्ट नॉर्मल है, हर बिज़नेस में होता है, हर इकोसिस्टम में होता है। तो अभी तो बस्ट का ये मतलब नहीं होता कि खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अभी पीक, अभी गाड़ी ऊपर जा रही, अभी लाइन ऊपर जा रहा है। तो यानी अभी प्रॉफिट बनाने का सबसे ज़्यादा टाइम है। अभी आप देखते होंगे जैसे ये जेसन हुआंग ये अपना एआई सर्वर का रैक जो सेल कर रहे हैं, एक-एक रैक कई-कई किलोवाट तक खा सकता है। या कुछ-कुछ केसेस में लगभग ये मतलब 40 किलोवाट तक खा जा रहा है एक रैक, और ऐसा हाइपर क्लस्टर में कई हजार होते हैं। तो समझ लीजिए एनर्जी दबा के खाता है ये सब। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये सब जनरली सर्वर से भी ज़्यादा इंटेंसिव होता है क्योंकि यहाँ पे कंप्यूट हो रहा है। सर्वर मेजॉरिटी टाइम में वो सिर्फ ऑथेंटिकेशन करता है और डेटा स्टोरेज करता है। जैसे नेटफ्लिक्स का सर्वर क्या है, वो सारा डेटा रखा हुआ है, उसको ट्रांसपोर्ट करके बाहर भेजते हैं। ये क्या है, फुल कंप्यूट, और कुछ है ही नहीं, सिर्फ खटर खटर हो रहा है, सिर्फ कंप्यूट हो रहा है, तो बहुत गर्मी पैदा होता है इस सबसे। तो वही समझिए। तो ठीक है, मार्केट अभी एकदम ऊपर चल रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, बिजली की खपत बढ़ रही है। तो क्या चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? इसको सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ का भी पागल जैसा डिमांड बढ़ गया है। पहला आपका बिजली, दूसरा है पानी। तो पानी के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो पावर ड्रॉ जो है ये बहुत रैपिडली बढ़ गया है। यानी कि ऐसा नहीं कि ये नई बात है। हम लोग बहुत पहले से बना रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि इस साल का नोबेल प्राइज़ यानी 2024 का नोबेल प्राइज़ में काफ़ी सारे एआई हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि एआई कोई नया चीज़ है। 30-40 साल से चल रहा है उसपे, और पिछले 20 साल से काफ़ी ग्रोथ हुआ है और आखिरी 5 साल में थोड़ा बूम हो गया। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि नई बात नहीं है। सुपर क्लस्टर बनाना, हाइपर क्लस्टर बनाना, बिग डेटा करना, ये सब होता है। आप लोग का अगर उम्र होगा तो वो पता होगा कि एक टाइम में बहुत हल्ला होता था, बिग डेटा, बिग डेटा, बिग डेटा। वो बिग डेटा क्या था? बिग डेटा ट्रेनिंग था एआई का। बिग डेटा खत्म हुआ, अब एआई शुरू हुआ। तो वही समझिए हाइपर क्लस्टर जो है, जैसे आप अमेज़न वेब सर्वर क्या है, एडब्ल्यूएस क्या है, वो हाइपर क्लस्टर है, वो उनका हार्डवेयर है, उसपे वो सर्विसेज़ सेल करते हैं। तो उस सबको कितना बिजली चाहिए? रफ आइडिया अगर आप लेना चाहते हैं, एक-एक यूनिट, मतलब एक है, ये है, मतलब अमेज़न में कई सारे पीस हैं, तो एक कितना तक खा सकता है बिजली? 1 गीगावाट से ज़्यादा खा जाता है। और बाय द वे ये ऑलमोस्ट फिक्स्ड लोडिंग खाता है, यानी कि वो खा रहा है। आप शहर का बिजली देखेंगे तो दिन में भाग जाएगा, मतलब खासतौर पे जब शाम में लोग घर आते हैं, धड़ाके के ऐसे बढ़ता है, भाग जाता है, फिर धीरे से शांत हो जाता है। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ 1 गीगावाट चल रहा है सर, 24/7 ये दबा के बिजली खाता है। तो समझिए बहुत ज़्यादा पावर हंग्री हो गया है। दूसरा, बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि एकाएक धड़धड़ा के बहुत सारे प्लांट्स का ऑर्डर दे दिया है कि यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, मतलब सब लोग टूट पड़े हैं, पैसा दबा के दिया जा रहा है। अब रहा बात की, ठीक है, तो ऐसा होता ही होगा, हर इंडस्ट्री में होती होगी कि अच्छा यहाँ मेटल की फैक्ट्री बन रही है, यहाँ गाड़ी की फैक्ट्री बन रही है, वो सबके लिए हो रहा है। तो रहा बात की ये इसमें थोड़ा-सा दिक्कत क्या होगा कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे जाने लगे। बात है कि गवर्नमेंट यूटिलिटी जितनी है, सब लोगों ने बोला ठीक है, देखिए गवर्नमेंट यूटिलिटी जो आप बिजली लेते हैं, आप और हमारे लिए बिल आता है। कॉर्पोरेशंस बड़ी-बड़ी, जैसे कोई सीमेंट फैक्ट्री बना रहा है, उसके लिए वैसा नहीं होगा, उसके लिए होगा आपका पावर परचेज़ एग्रीमेंट बनाया जाएगा, और कुछ-कुछ केसेस में वो 20 साल से भी ज़्यादा का होता है। तो हिसाब ये रहता है कि गवर्नमेंट को, जैसे मान लीजिए कोई सीमेंट प्लांट को बिजली देना है, ऐसे नहीं कि बस दे दिए बिजली। उनके लिए वो कई बार सब स्टेशन से लाइन बिछाना पड़ जाता है। और ये सब करने के लिए, और प्लस उनको फिर आप मान लो सबस्टेशन का पैसा भी आप दे देते हो कि ठीक है सर हम लाइन बिछवा रहे हैं, तो आपका सबस्टेशन, मतलब नेशनल ग्रिड के सबस्टेशन से मेरा सबस्टेशन तक, जो वहाँ उनका स्टेप डाउन होगा, वहाँ तक का हम पूरा खर्चा उठा लेते हैं। उससे काम नहीं चलेगा। उनको ये देखना है कि सर कौन-कौन से पावर प्लांट में इतना एक्सेस कैपेसिटी है। अगर नहीं है तो कहाँ से हम उसमें कैपेसिटी खरीदें, कि मान लो कोई इधर दूसरे स्टेट में बन रहा है, उससे क्या हमारे पास है डेटा लेने का, तो वो बहुत हचांग करना पड़ता है। इसीलिए ये सब का पावर परचेस एग्रीमेंट करना होता है, क्योंकि ये अगर आप आज खरीदे, आप 1-2 साल यूज़ किया, उसके बाद बंद कर दिए, तो लटक जाएगा ग्रिड। तो जितना बड़ा आप रिस्क डाल रहे हो, उतना लंबा आपसे पावर परचेस एग्रीमेंट करवाया जाएगा कि सर आपका रिस्क माइनर है, इनकन्वीनियंट है, ठीक है डालो भाई, 5 साल का पावर कर जो। लंबा रिस्क है, मतलब बड़ा रिस्क है, तो बोल देंगे सर 20 साल से नीचे तो हम बात भी नहीं करेंगे। अब रहा बात एआई जो है, गवर्नमेंट जो है थोड़ा सतर्क है कि ये मुझे श्योर नहीं है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उनका बात है कि सर आप लंबा लीज़ साइन करो। तो जैसे मान लीजिए नॉर्मल बिजली का रेट कमर्शियल वो एक्स है।
इनके लिए डेटा सेंटर के लिए जितना नया कमीशनिंग की जा रही है उसमें रेट बढ़ा आ रहा है। सारी कंपनी बोल रही है भैया ये क्या बात है, रेट क्यों बढ़ा रहे हो? तो बोला सर आप आज हो, कल आप बंद करके निकल लिए, हम तो लटक जाएंगे क्योंकि हमने तो ग्रिड के लिए उतना खर्चा किया। प्लस बोल रहे हैं आप सबस्टेशन के बाद से जोड़ते हो, सबस्टेशन के पीछे भी तो काम करना पड़ता है ना, कि वहां कितने इंप्लॉइज लगेंगे, कितना उसका पावर परचेस एग्रीमेंट पावर प्लांट से करना पड़ेगा, वो सारा मैनेज तो करना पड़ता है ना, उनका खर्चा उठ जाएगा। और आप निकल जाओगे 2-3 साल के, भैया हाइप ठंडा हो गया, हम तो लटक जाएंगे। तो ये उनका बात सही है कि मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट के बिना इतना बड़ा-बड़ा कि आप मुँह खोल के बोल दे रहे हो हम 4 गीगावाट का लोड डाल देंगे, भैया ये क्या है? तो थोड़ा-सा समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सबका टाइमिंग जो है लोड बैंड बजा दिया एकाएक। कि ठीक है एआई हाइप है, सबको पता है हाइप है, लेकिन कोई रुक नहीं रहा है और सबके सब डिमांड कर रहे हैं। डिमांड हम चलिए पूरा कर देते हैं, लेकिन आप कल को जब खुश हो जाइएगा तब तो हमारा बैंड बच जाएगा। तो पावर परचेसिंग एग्रीमेंट सिचुएशन खराब कर दिया है, और ये तो अभी का बता रहा हूँ। और 1-2 साल के अंदर ये ऐसे-ऐसे कार्ड्स के बारे में बात हो रहा है कि एक-एक रैक में 50 किलोवाट या 100-200 किलोवाट तक जाने लगेंगे, और तब इस सब का सबसे बड़ा लिमिट ये होता है कि ये हवा से ठंडा नहीं होगा, उसे डुबाना पड़ेगा। इसमें आपका मिनरल ऑयल में डुबाना पड़ेगा। या कुछ-कुछ सिस्टम में है कि जहाँ पे वो लिक्विड कूलिंग ऑलरेडी यूज़ करने लगे। इतना गर्मी हवा से नहीं इधर-उधर जा सकता, तो लिक्विड कूलिंग करना ही पड़ेगा। तो समझ रहे हैं, ये दिख रहा है सबको कि भैया आपका दबा के आप बिजली खाने वाले हो, उतना बिजली देना 24/7 तकलीफ करेगा। और वही बोल रहे हैं सबसे बड़ा फचांग आ गया पावर परचेस एग्रीमेंट, जो कि 10 साल, 20 साल, 40 साल तक का करना पड़ता है। जितना बड़ा आप मुँह खोलिएगा उतना बड़ा वो एग्रीमेंट बढ़ाते जाएँगे। अब रहा बात कि रिन्यूएबल्स इसमें क्या रोल प्ले किया। तो रिन्यूएबल समझिए कि रिन्यूएबल्स आज के टाइम में यानी कि 2024 में एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है। यानी कि अब अगर आप कोई बोलता है कि हमको एक सोलर फार्म बनाना है, वो ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता कैसे काम करे, हमें सब पता है। कैसे वो काम करेगा, कैसे उसका आउटपुट आएगा। आप जैसे ये यूएसए का एक मैप देख रहे हो, जितने सोलर फार्म है सबका डेटा निकाल सकते हो और देख सकते हो कि सर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे सबसे नज़दीकी बनेगा, उसका क्या रफली आउटपुट आएगा। ऑलमोस्ट हर चीज़ आप ये कर सकते हो, नेल डाउन कर सकते हो कि सर हमें मिल जाएगा बिजली। ठीक है? और सस्ता भी है, नया कोल पावर प्लांट से बहुत सस्ता है, तो वो सॉर्टेड है। लेकिन प्रॉब्लम है कि उसमें 2 चीज़ मिसिंग है, इसीलिए सब लोग रिन्यूएबल्स पे नहीं कूद रहे हैं। सबसे बड़ा कमज़ोर कड़ी है, ग्रिड नहीं है। ये जैसे अमेरिका का ग्रिड का है, इसमें आप देख सकते हो ये एरिया स्पार्स है। यहाँ पे आप आराम से सोलर लगा सकते हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं जो मैं मैप दिखा रहा हूँ, ये है आप ग्रिड कनेक्शन का। ग्रिड यहाँ पे बम-बम है, यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आप सोलर फार्म लगाते हैं, उसको ले जाएँगे कैसे बिजली? है ही नहीं ऑप्शन। कई सारे सोलर फार्म के प्रोजेक्ट लटके हुए हैं कि सर पहले ग्रिड बनाओ तब ना हम बेच पाएँगे बिजली। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। ग्रिड उस तरह का हेल्दी नहीं है कि मतलब हर जगह फैला हुआ है कि वो रिन्यूएबल्स थोड़ा-सा ये डिमांड करता है आपसे कि सर ग्रिड आप हमारे हिसाब से बिछाओ। यहाँ सोलर अवेलेबल है, लोग नहीं रहते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ ग्रिड डालना पड़ेगा तभी आप यहाँ सोलर निकाल पाएँगे। इस जगह पे जैसे मान लीजिए विंड एरिया बहुत बढ़िया है, वहाँ पे आपको पहले ग्रिड डालना पड़ेगा, फिर जाके आप उसमें पावर प्लांट लगा सकते हैं। तो ये चिकन एंड एग सिचुएशन फँस जाता है, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट फँस गए हैं। तो ग्रिड एक बहुत बड़ा कमज़ोर कड़ी है। और यूएस के लिए थोड़ा-सा बुरा है। हम लोग इंडिया थोड़ा-सा अच्छा इस मामले में चल रहे हैं क्योंकि हमारी डेंसिटी बम-बम है। मतलब इसका ये कर दीजिए 3 हिस्सा में बाँटिए, 1 हिस्सा में इंडिया आएगा। तो हम लोग 1/3 साइज़ में है और प्लस हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो आदमी नहीं है, ये तो होता ही नहीं है इंडिया में। ये तो होता ही नहीं है। आदमी नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ-कुछ स्टेट्स हैं जिसके गाँव का आबादी 4000 है। पूरे गाँव का। भैया वो मोहल्ला है। तो समझिए वो ग्रिड इंटरकनेक्ट थोड़ा-सा लिमिट कर देता है कि कहाँ पे आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये जितना भी एआई डिमांड कर रहा है ना, सोलर फार्म बोले भैया मुँह दिखाई काम दे देंगे। भैया उतना सोलर फार्म 2 साल में बनता है। इंडिया का आप देखिए हर साल हम लोग कितना गीगावाट आवर ऐड कर रहे हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्रिड है ही नहीं उस तरह का कि उतना धड़धड़ा के आप बड़ा कर दो। दूसरा, और ग्रिड जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है। पावर प्लांट जो है वो पता है आपको कि पावर प्लांट बनने का इतना खर्चा आएगा, उसका आरओआई क्या है। ग्रिड वैसा नहीं है। ग्रिड क्योंकि सरकार की उठाई जाती है, कि सरकार उस पे लोड ले रहा है, या उसको प्राइवेट अगर किया भी जाएगा तो पार्टनरशिप में किया जाएगा। वो बहुत लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है कि आज हम ये लगा रहे हैं, ये मे भी 25 साल बाद इसका पेमेंट आएगा। वो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए वो जनरली गवर्नमेंट करती है। पावर प्लांट आपको मिल जाएगा कि ये कंपनी से बनाएगी, लेकिन ग्रिड जैसा चीज़ जो है, वो जनरली गवर्नमेंट ही करता है, क्योंकि उसका बहुत लंबा टाइम लगता है पे ऑफ करने के लिए। तो आप वही समझिए कि हम आप इसीलिए पावर परचेस एग्रीमेंट मांग रहे थे कि ठीक है सर, हम आपके लिए सोलर फार्म को अप्रूव करा देते हैं, हम ग्रिड बना देते हैं, आप गायब हो जाओगे तो। और रहा बात कि कई सौ, मान लीजिए आप टोटल 10 गीगावाट धड़धड़ा के आप ऐड कर देते हो। हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? एनर्जी बचाने का। क्या कोशिश किया जाए? सब लोग अपना एनर्जी बनाओ, अपने छत से बनाओ। कल का एक्सपेक्टेड पावर ग्रोथ उतना नहीं है। आप 10 गीगावाट बना दिए, हमने फार्म बनवा दिया, ठीक है, बल्ले-बल्ले। उसके बाद क्या होगा जब आप निकल लिए? क्योंकि मान लीजिए फार्म 3 साल चला, आपका 3 साल में हाइप खत्म हो गया, वो तो चलेगा अभी 25 साल उसमें और बचा हुआ है। आप तो चले गए, हम इस 10 गीगावाट का क्या करें? और वो 10 गीगावाट वो फ्लड करने लगेगा मार्केट में, दाम घट जाएगा। दाम घटेगा, बाकी सारे हमको गरियाने लगेंगे कि सर इन सस्ता बिजली बेच रहे हो आप, लॉस होने लगेगा। इसीलिए वो पावर परचेस एग्रीमेंट पहले से बजट फिक्स करके रखा जाता है।
तो ये लॉन्ग टाइम जो है ये थोड़ा सा रिस्की है। दूसरा, मल्टी गीगावाट आवर का बैटरी जो चाहिए कि ये इतने सारे चीज़ को स्थिर रख सकें, वो अभी सॉर्टेड नहीं है। मैं क्लियर करता हूँ, फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है, और हम लोग इंसानियत हुलू-लुलू ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए वो फँसा हुआ है। अभी के टाइम में अगर आपको सीधे बोलता है मुझे गीगावाट आवर यानी कि 4 गीगावाट आवर, 5 गीगावाट आवर का कैपेसिटी चाहिए, एक ही टेक्नोलॉजी है जो उस लेवल तक जाता है, वो है पम्प्ड हाइड्रो। और कुछ नहीं है, बैटरी-वैटरी कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ नहीं। ये है, बाकी सब हुलुलुलु है। लेकिन इस पे हम लोग कूदे नहीं, ये मैं इसीलिए अमेरिका की फोटो दिखा रहा हूँ, पूरा टॉपिक वहीं का है तो वहीं का फोटो दिखा रहा हूँ। ये दोनों वहीं का है। इस सबको और बनाना पड़ेगा, कम से कम 50-60 और बनाएँगे तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या उतनी डिमांड है? आराम से, लेकिन हम लोग उलझे हुए हैं। अब मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, सेनेटर उनका मतलब रिकॉर्डिंग होती है, जैसे हमारा पार्लियामेंट का रिकॉर्डिंग होता है, वैसे उनका सेनेट्स का रिकॉर्डिंग होती है। उसमें एक डिस्कशन हुआ था, मतलब देख के इतनी हँसी आई कि ब्रेन ही फ्यूज़ उड़ गया कि हम लोगों ने मतलब 20 साल पहले यहाँ पे क्लोज़ लूप पम्प्ड हाइड्रो का अप्रूवल दिया गया, ठीक है? कि हमको यहाँ पे बनाना है, ये टॉप रिजर्व है, ये क्लोज़ है, कोई नदी से टच नहीं कर रहे हैं, कोई पानी का टेंशन नहीं है, ठीक है? बल्ले-बल्ले। सर क्यों नहीं बना अभी तक? मज़ाक नहीं कर रहा, ये दैट्स वो ब्यूरोक्रेसी में फँसा हुआ है। तो वही समझिए कि अभी वो सॉर्टेड नहीं। ये ग्रिड दाम का बात है। अगर आप विलिंगली डाल देते हो, ठीक है सर हम $4 बिलियन हम ही डाल देते हैं, हटाइए, वो 4 बिलियन का रिटर्न नहीं आएगा हमको, लेकिन हम ही डाल देते हैं, प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा। या कल को मान लीजिए गवर्नमेंट ही थोड़ा रिस्क ले लेता है कि ठीक है, इस पे हम डाल देते हैं क्योंकि आज भले नहीं हो, लेकिन कल हम इसका फ़ायदा उठा लेंगे। बैटरी वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं है, इस पे हम लोग हुलू-लुलू ज़्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ थोड़ा-सा रिन्यूएबल्स को कमज़ोर कर दिया, नहीं तो रिन्यूएबल्स का ये बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड होता। ग्रिड कमज़ोर है और दूसरा बैटरी हम लोग मार हुलुलुलु पे हुलुलुलु कर रहे हैं, लेकिन यही इसके सिवा कुछ है ही नहीं। मैं आपको कोई बता भी नहीं सकता कि हाँ, ये देखो ये एक सिस्टम है, ये 10 गीगावाट आवर स्टोर कर रहा है, ये सब है। चल रहे हैं, 1977 से चल रहे हैं और इसमें कोई खराब नहीं होता, खत्म नहीं होता। इसको सर्विस किया जाता है, मेंटेन किया जाता है और जितना टाइम आप डैम चला सकते हो, उतना टाइम ये सब चलता है। तो रिन्यूएबल्स यहीं पे कमज़ोर पड़ गया। तो अब बात करते हैं एसएमआर का भी एक हाइप आ गया। तो एसएमआर का हिसाब ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, यानी कि जिनका पॉकेट गहरा है, उनको चाहिए धड़-धड़ा के पावर। वो समझ गए कि हम गवर्नमेंट के रास्ते से जाएँगे, पावर मिल जाएगा, लेकिन वो महँगा पड़ेगा और शायद टाइम भी लगेगा। ठीक है? तो इनको चाहिए तुरंत पावर कि हम आज फ़ोन उठाएँ, हमको कल पावर चाहिए। तो और इनके पास सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? पैसा होने से इनके पास डीप पॉकेट है। डीप पॉकेट से कहते हैं, ये लुब्रिकेशन करते हैं। कहाँ पे? ब्यूरोक्रेसी में, यानी कि रेगुलेशन ये धड़-धड़ा के फास्ट ट्रैक करा सकते हैं। यानी कि अगर एक छोटी कंपनी जाती है, सर हमको इसका अप्रूवल चाहिए, 5 साल उसको लग जाएगा सिर्फ पेपर डालने में ऑफिस में। करोड़पति पहुँचते हैं, अरबपति पहुँचते हैं, डालो, साइन करो, एलओ जी चीफ मिनिस्टर से बात करो। वहाँ पे भी होता है, सेनेटर से बात करो। वहाँ से हर चीज़ में सेनेटर से बात करो। अरे मेयर-वेयर से छोटा लोगों की बात हो रहा है तो मेयर से बात करो, पहुँचे हुए लोग हैं, अरे लो नहीं जी, सेनेटर से बात करो ना जी। तो कॉन्टेक्स्ट वही समझना बहुत ज़रूरी है कि रेगुलेशन को धड़धड़ा सकते हैं कि मतलब 5 साल लगेगा पेपर में, ना, 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 कल चाहिए, परसों तक आ जाता है। तो वो लुब्रिकेशन करते हैं। तो ये इनका बस सबसे बड़ा पावर है, इनका पॉकेट का सबसे बड़ा पावर है कि धड़धड़ा के काम करा सकते हैं, ठीक है? इनको चाहिए क्विक पावर, आज बोले हैं कल चाहिए और ये पेपर वर्क क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे एसएमआर रिएक्टर्स यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बहुत अट्रैक्टिव लगता है उस सिचुएशन में। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता क्या है? मैंने इस पे डिटेल वीडियो बना दिया, लेकिन एक रफ आइडिया देता हूँ कि वो एक कंप्लीटली सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होता है। यानी कि पावर प्लांट की बात नहीं हो रही, यानी कि जहाँ पे आप स्टीम टरबाइन चला रहे हैं वो अलग है, वो आप अपना डिसाइड करोगे। लेकिन न्यूक्लियर यूनिट जो है, यानी कि जहाँ पे आपका एक्चुअल फिजन हो रहा है, जहाँ से आप गर्मी निकाल रहे हैं, वो आपको बेचा जाएगा। यानी कि जैसे एक ये डिज़ाइन है जिसमें पेबल्स हैं, पेबल्स में रिएक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली, और इस पेबल को ठंडा करने, मतलब इससे जो गर्मी निकल रही है उसे लीच करने के लिए उसमें हीलियम चलाया जा रहा है। हीलियम क्यों? क्योंकि हीलियम लाइट गैस है, काफ़ी अच्छा से गर्मी कंडक्ट करता है, लेकिन हाइड्रोजन उससे भी बेटर होगा, तो हाइड्रोजन क्यों दिक्कत है? आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव हो जाता है न्यूट्रॉन फ्लक्स में। तो इसीलिए पानी रेडियो एक्टिव हो जाता है अगर वो न्यूट्रॉन फ्लक्स से गुजरता है तो। तो आप पानी नहीं गुजरना चाहोगे और ना ही आप चाहोगे कि उस हाइड्रोजन करे, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? हीलियम। हीलियम रेडियो एक्टिव नहीं होता न्यूट्रॉन फ्लक्स में, तुरंत नहीं होता है। तो ये आराम से आप इसको कहिए, हीलियम इसका एनर्जी कैरी करेगा दूसरे जगह पे। दूसरे जगह पे चूँकि हीलियम एक मतलब कंडक्शन फ्लूइड है, वो पानी को बॉयल कर रहा है। अब चूँकि वो हीलियम के थ्रू बॉयल हो रहा है, रेडिएशन के थ्रू नहीं, पानी रेडियो एक्टिव नहीं होगा। ये आप आराम से अपना स्टीम साइकिल में चलाइए, आपको ये यूनिट बेचा जाएगा XE100, ये एक ब्रांड का है। फिर ये एक दूसरा ब्रांड का है जिसका, इनका भी उसी टाइप का थोड़ा मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर टाइप है। इसमें एक तो सॉल्ट का प्राइमरी सिस्टम है जिससे इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर चलेगा। फिर दूसरा सॉल्ट पंप है। ये इतना लूप आप इसलिए बनाना चाहोगे, पानी अगर रिएक्टर से डायरेक्ट गुजारे, जैसे चेर्नोबिल में करते थे, पानी रेडियो एक्टिव हो जाता है।
समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप स्कूल में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो क्या कर रहे थे? तो समझिए पानी में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन फ्लक्स को एब्ज़ॉर्ब कर जाता है और उसका ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बन जाता है जो कि रेडियो एक्टिव है। तो इसीलिए आप पानी को कभी रेडियो एक्टिव नहीं करना चाहिए, हो सके। और तो रहा बात कि लोग करते क्यों हैं? पानी डायरेक्ट क्यों डालते हैं? चाहे वो आप फुकुशिमा ही देख लो, वो सबसे एफिशिएंट होता है। यानी कि मान लीजिए 10 मेगावाट की गर्मी निकल रही है, 10 मेगावाट की गर्मी आप एक लूप से करेंगे, दूसरी तरफ 8 मेगावाट ही मिलेगा, वो एफिशिएंसी लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उतना नहीं करते। लेकिन सेफ्टी के मामले से कि मतलब आपको कचरा कम बनाना है, तो वो प्रेफ़र किया जाता है। तो ठीक है, ये इसमें हीलियम साइकिल कर रहे हैं, इनका सॉल्ट साइकिल चल रहा है, बहुत सारे में सॉल्ट साइकिल है। तो आइडिया यही है कि एक कंप्लीट यूनिट आपको बेचा जाएगा और इसमें से कोई भी चीज़ बहुत बड़ा नहीं है। और ये बड़ा नहीं होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक अगर आप ऐसा चीज़ बना पाते हो जो एक नॉर्मल रोड से, नॉर्मल ट्रक से शिप किया जा सकता है, दाम बहुत सस्ता हो जाता है। वहीं पे अगर आप बात करते हो जैसे इंडिया का आप देखोगे सोडियम रिएक्टर जो बनाया जा रहा है, उसका एक-एक पार्ट का पार्ट ट्रक में जा सकता है, पूरा पार्ट नहीं जाएगा। उसके लिए जो बकेट बनाया गया, जहाँ पे मेन रिएक्टर रखे थे, वो इतना बड़ा था कि उसको ऑन साइट बनाना पड़ा। ये होता है। आप लोग देखेंगे आईटर का ही, आईटर का जो प्लाज्मा वॉल सब जो बन रहा है, वो इतना बड़ा है कि उसको सेगमेंट्स में ले जाना पड़ रहा है, पूरा नहीं बना। ये सारा चीज़ ऐसा बनाया जा रहा है कि छोटा हो, मास प्रोड्यूसेबल हो, ईज़िली ट्रांसपोर्टेबल हो। तो रहा बात कि उसमें कितना पावर होगा, पावर कम होगा। लेकिन ट्रिक ये है कि जब आपको ज़्यादा पावर चाहिए, जैसे मान लीजिए इनको है कि सर हमको 10 गीगावाट चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका 20 पीस ऑर्डर कर दीजिए। ट्रिक वही है। और चूँकि मास प्रोडक्शन होगा, जैसे मान लीजिए आप 20 पीस का ऑर्डर दिए हैं, तो पहला पीस धीरे-धीरे बनेगा, दूसरा पीस थोड़ा तेज़ हो जाएगा, तीसरा पीस फटाफट हो जाएगा, पाँचवाँ पीस तरर्रर्र करो। तो कॉन्टेक्स्ट वही है। यही करना चाहते हैं मॉड्यूलर रिएक्टर से। तो ये हम लोग पहले क्यों नहीं किया? अगर ये आइडिया अभी आ रहा है तो पहले क्यों नहीं किया? तो इसका आइडिया में एक दिक्कत ये होता है कि ये इनएफिशिएंट होता है, यानी कितना आप एनर्जी निकाल पा रहे हो, कितना पैसा डाल के, कितना मटेरियल डाल के, वो हमेशा कम होगा कंपेयर टू जो ह्यूज बट एफिशिएंट रिएक्टर। यानी कि अगर आप एक बकेट बनाते हैं, इस बकेट में सारा हुलुलुलु इसी बकेट में हो रहा है, इससे आप डायरेक्ट पानी चला रहे हो, कितना बिजली निकाल पा रहे हो, वो बेटर होगा, हमेशा होगा। आप ये लूप किए, फिर इस लूप से ये लूप किए, फिर ये लूप आपका स्टीम चलाएगा, काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चूँकि न्यूक्लियर इतना डेंस है, ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन ट्रक में यूरेनियम भेजना है, वैसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब एफिशिएंसी कम होगा। कितना भी आप फ़ायदा वो कीजिए, ये सब की एफिशिएंसी हमेशा कम होगी। इसीलिए मतलब शुरू-शुरू में नहीं किया जाता था। अब यहाँ पे आपको डिज़ाइन डिस्कशन आता है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, मतलब एक में कुछ मिलेगा, एक मिलेगा। लेकिन न्यूक्लियर का एक चीज़ प्रूवन है कि जब भी बड़ा डिज़ाइन हम लोग बनाने लगे, किसी को आज तक नहीं पता कि उसे बनाते कैसे हैं। सब इंजीनियर्स आएँगे, "सर हम 5 साल में बना देंगे।" ओए होए होए! आपने बजट साइन कर दी। ओए होए होए! उसके बाद सर, "हाँ सर 15 साल से हो गया है, शायद हो जाएगा अगले 5 साल में।" कभी चेक कीजिएगा कि इंडिया का सोडियम रिएक्टर जो बनाया गया है, उसका ओरिजिनल डेडलाइन क्या था? किसी को नहीं पता कब से कैसे उसे टाइम पे बनाते हैं। ये सारे में सिर्फ़ एक चीज़ ये सेल कर रहे हैं कि सर हम बोल रहे हैं 2 साल में बनेगा तो बहुत हुआ तो 3 में बन जाएगा। यही इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। और बाकी चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि सर हमने बनाना शुरू किया और जब तक हमको इसका ज़रूरत था तब तो वो खत्म हो गया, आपका तो बना ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये फटाफट कर देंगे और पास या फेल तुरंत होगा कि ठीक है सर छोटा-सा रिएक्टर बनाया, रिएक्टर मतलब वेसल वॉल कंप्लीट है कि नहीं, प्रेशर टेस्ट किया, सक्सेसफुल पास हुआ, हो गया, आगे बढ़ो। फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नया बनाओ, टेस्ट करो, पास हो गया, आगे बढ़ो। वो चिपकना नहीं देते हैं। तो होप ये है, उम्मीद ये है कि ये सारी टेक्नोलॉजी में कूदेंगे तो न्यूक्लियर का वो जो फचांग है कि भैया स्टार्ट ही होने में से 15 साल लगता है, 20 साल लगता है, वो नहीं होगा। सर आज बनाने का ऑर्डर दिया गया है, सोलर फार्म सबसे तेज़ बनता है अभी के टाइम में। उसके बाद सेकंड लेवल पे माना जाता है, आपको समझिए विंड फार्म सब है। कोल पावर प्लांट को काफ़ी टाइम लगता है और ये सबका टारगेट है कि कोल पावर प्लांट से जल्दी बन सके। उम्मीद है, टारगेट है। तो हिसाब वही है कि ये भाग गया, सारे करोड़पति लोगों को भाग गया, बहुत अच्छे से भाग गया। और डिज़ाइन में तो क्लेम कर रहे हैं जैसे कि मेल्ट प्रूफ है, ये प्रूफ है, वो प्रूफ है। जैसे ये डिज़ाइन में सिंपल बात लॉजिकली है कि भले आपका एफिशिएंसी थोड़ी लॉस हो रही है, लेकिन ये बेनिफिट है कि आपका पानी कंटामिनेटेड नहीं हो रहा है। जो आप लोग जो है ना चलो में वो जो वॉमिटिंग करना रहता है, ओह ही इज़ एक्सपोज्ड टू रिएक्टर वाटर, ना जी ना। रिएक्टर वाटर इज़ नॉट सेफ वाटर, इट्स डेंजरस वाटर, वेरी डेंजरस वाटर। और हीलियम से कंडक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्ट से कर रहे हैं ताकि वो जंप ना करे। तो ये है आइडिया एसएमआर का। हर कंपनी अलग डिज़ाइन बनाई है। तो वो तो हो गया कंपनी डिज़ाइन। फिर अब बात करते हैं टाइमलाइन का। तो टाइमलाइन का क्या है, इसमें कोई भी चीज़ हकीकत नहीं है। जैसे ये कंपनी का दिखा रहे हैं, हीलियम है, हमारा पेबल है, हीलियम से हम यहाँ पानी डाल रहे हैं, पानी बॉयल कर रहे हैं। क्या ये हकीकत में है? नहीं। ये हैं बिल गेट्स। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी कंपनी बहुत साल से यही हल्ला कर रही है। हो गया है मेरा उम्र इससे करीब-करीब 10-11 साल से सुनते-सुनते। मैं जॉब में था तब से इसका हल्ला सुन रहा हूँ।
तो हिसाब ये समझिए कि अभी तक किसी का नहीं होता। अब यहाँ पे कौन-कौन प्लेयर्स हैं? प्लेयर नंबर 1 एक्स एनर्जी पे अमेज़न पैसा डाल रहे हैं अपना समझ के, जेफ बेज़ोस समझ लीजिए। फिर क्रेटोस पावर करके ये इस पे गूगल अपना समझ के पैसा डाल रहे हैं। फिर आपका टेरा पावर, इस पे बिल गेट्स अपना पैसा डाल रहे हैं। तो ये 3 लोग अपना दबा-दबा के पैसा डाल रहे हैं और काम हो रहा है। मैं क्लियर कर दूँ, काम हो रहा है कि ये नहीं है कि सिर्फ़ पैसा चल रहा है, कागज़ पे काम हो रहा है, कैड में काम हो रहा है, नहीं। ये सारी कंपनी जो है कुछ ना कुछ फिज़िकल बना चुकी है। जैसे एक कंपनी दिखाई फिज़िकल बनाई है तो उनका है कि ग्राफ़ाइट मॉडरेटर्स के लिए जो उनको जुगाड़ करना था, वो बोले कि हम इन हाउस करेंगे। ग्राफ़ाइट खरीद लेंगे लेकिन उसकी मशीनिंग खुद करेंगे। मशीनिंग बार-बार बाहर से करवा रहे हैं तो उनका टाइम बहुत लग रहा था, पैसा भी लग रहा था और वो बार-बार स्पेसएक्स वाला बात कर रहे थे। स्पेसएक्स सारा चीज़ वर्टिकली इंटीग्रेट किया। फचांग बढ़ गया लेकिन एफिशिएंसी बढ़ गई। यानी कि कितना अच्छा ये फ़ॉल्ट हुआ, कैसे सुधारना है? सुधारो, बनाओ, आगे बढ़ो। तो स्पीड के मामले में ये सब चल रहा है। तो सीजी अभी भी मेजॉरिटी सीजी में ही है लेकिन मतलब फिजिकल हार्डवेयर के मामले में काफ़ी तरक्की हो चुकी है। मतलब एक्चुअल रिएक्टर वेसल वॉल सब चीज़ इसका ऐसा बनाया जा रहा है कि आराम से रोड से शिफ्ट किया जा सके और अगर फेल भी हो कि मतलब हमने बनाया है, नहीं वेल्डिंग ठीक हुआ, कुछ फेल हो गया, दूसरा पीस बनाने में उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको कोई कह रहा है इस तरह का रिएक्टर रिएक्टर चालू है? नहीं, ये सारे रिएक्टर को हमेशा दफना के रखना है क्योंकि रिएक्टर से निकलता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन रोकना लगभग नामुमकिन है और रोक भी दिए तो वो दूसरी चीज़ को गुस्से में रेडियो एक्टिव बना देता है। तो ये सब कभी ऐसा खुला रहेगा, चलता रहेगा तो आदमी ऊपर चला जाएगा। इसे हमेशा दफनाना होगा और कुछ-कुछ डिज़ाइन्स में है कि रिएक्टर जो है वो पूरी तरह से वाटर बाथ में रखा हुआ है ताकि मतलब मेन रिएक्टर के अंदर ही सारी चीज़ें जो उसको सँभालने के लिए। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो क्योंकि समझिए रेडिएशन का बात ये होता है ना प्रोबेबिलिटी होती है। एटम 99.999% खाली होता है। तो न्यूट्रॉन जो निकल रहा है, गारंटी नहीं दी जा सकती कि किसी न्यूक्लियस में भिड़ेगा, चिल हो जाएगा। वो निकल भी सकता है, आर-पार भी निकल सकता है, बहुत ज़्यादा आर-पार जा सकता है। तो आर-पार के बाद क्या है? पानी है, वो आप सँभाल के रखोगे। वो पानी धीरे-धीरे रेडियो एक्टिव होगा लेकिन आपको पता तो चल जाएगा कि भैया रिएक्टर काम कर पा रहा है कि नहीं। तो हिसाब वही चल रहा है कि ये 3 अभी के सबसे बड़े हैं, कुछ और पे भी काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ़ 3 है, लेकिन ये 3 आप लोग आराम से खोज लोगे और इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट है 2030 में ये फर्स्ट प्रोटोटाइप दिखा देंगे, जो कि आज से 6 साल बाद है। 2024 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या ऐसा होगा? प्रेस एक्स फॉर डाउट, बहुत कम चांसेस है होगा। तो रहा बात कि इसमें रिस्क क्या है? तो रिस्क ये समझिए कि ये कोई भी बूम एंड बस्ट जैसा है, बोल रहे हैं आप हर चीज़ में ये बूम एंड बस्ट देखेंगे। खूब सारी रॉकेट कंपनी बन गई, मेजॉरिटी फेल हो गए, फिर 2 ही 3 ठो बचे रहे। खूब सारी मोबाइल कंपनीज़ आ गई, इंडिया में आपको ही पता होगा, सब लोग आप लोग गुज़रे होंगे कि भैया अरे डोकोमो आ गया जियो आ गया, ये आ गया वोडाफ़ोन आ गया। बहुत सारे एक ठो बाहर से आया था जो हम लोग को कॉल रिसीव करने का पैसा देता था, बहुत सारा आया। ये बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, बहुत सारा आया और मेजॉरिटी फुस हो गए, बचा एक आइडिया आया, वो ये अब तो याद भी नहीं आता, इतना उम्र हो गया है। लेकिन वही समझिए कि आता है, फुस हो जाता है, फिर 1-2 ठो बचते हैं। अभी के केस में 3 बचे हुए हैं, जिसमें अब सबको डाउट हो रहा है कि वीआई कितना दिन बचेगा पता नहीं। ये होता है, ये कॉमन चीज़ है। कई सारे सर्च इंजन बने, 1 ही 2 ठो बचा एंड में, ये हर चीज़ में होता है। तो ये बात बूम एंड बस्ट वाला लॉजिकल है, नॉर्मल है, होगा ही। 100 कंपनी कूदेगी एआई में, 3 या 4 बचेगी, ये होगा ही। ये नॉर्मल है। आप कोई भी मार्केट को पकड़िए, कोई भी इकोसिस्टम पकड़िए, यही पैटर्न दिखेगा। प्लेन बनाने की 10,000 कंपनी बनी, उसमें शुरू-शुरू में 100 कंपनी से ज़्यादा तो यूएस ये मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के आस-पास थी। उसमें देखिए ना कितने को बोइंग खरीदा है, कितने को एयरबस खरीदा है, ये सब देखिए। जैसे ऑडी जो है 4 कंपनी का जोड़ के बनाया हुआ है, हर चीज़ में होता है। फिर धीरे-धीरे ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये तो होगा, हर चीज़ में होगा, चाहे आप क्वांटम कंप्यूटर का हाई बम लीजिए, एनएफटी क्या बात करें, हाइपरलूप का क्या ही बात करें, क्रिप्टो का क्या ही बात करें और क्रिप्टो में भले क्योंकि इसका क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन का दाम बढ़ रहा है। बिटकॉइन एक ही हिस्सा होता था, मतलब जब क्रिप्टो का हाइप पूरा चल रहा था, कई 100 कॉइन थे। एफटीएक्स खुद क्रिप्टो के लेवल पे चल रहा था, मतलब बिटकॉइन के लेवल पे पहुंच गया था। लेकिन एफटीएक्स जब बूम किया, वो काफ़ी बड़ा रिकॉइल डैमेज किया। वही समझिए, क्रिप्टो में भी वही हुआ कि खूब सारे बन गए, ये कॉइन बन गया, वो कॉइन बन गया, हर्षई बन गया, दीर्घई बन गया, दंतसा बन गया, फिर धीरे-धीरे घट के फुस हो गए। अब बचा 1-2 ठो है। तो वेब 3 क्या बात की, इसका क्या सब लोग पगलाए थे, माय गॉड! सोलर रोडवे, तो ये होता रहता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक एज के बाद को दिखने लग जाएगा ये सब पैटर्न। अरे हाइप आया, हाइप आया, अरे हाइप आया, हाइप आया, होगा, हर चीज़ में होगा। आपको लोड नहीं लेना है। अब रहा बात कि यहाँ पे मैंने इनका सारा डिस्कशन देखा कि ये करेंगे, लेकिन कहीं पे भी सस्ता पानी कहाँ से मिल रहा है इनको? और फ्रेश वाटर चाहिए, क्योंकि ये लोग लिटरली जब आप बड़ा एयर कंडीशनिंग की बात करते हो, तो वो सब मतलब
ठंडा करें तो करें कैसे? तो नहीं कर पाते हैं। तो वो बेसिकली पानी जाता है ओपन हीट एक्सचेंजर में, जो कि अगर बाहर ठंडा है, पानी कंडेंस होके आ जाएगा। तो बाहर अगर ठंडा नहीं है, गर्मी है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग गर्मी है बाहर, तो पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो ऑलमोस्ट एक एसी से ये कूलर चला रहे हैं। तो पानी ये सब फ्री कर, जो आप लोग सुनते हो ना कि चैट जीपीटी में एक-एक प्रॉम्प्ट के लिए कई लीटर पानी उड़ जा रहा है, बात वही है। वो कूलिंग वाटर है। तो उतना पानी कहाँ से आएगा? आप गीगावाट, और जितना गीगावाट आप ये खा रहे हो, उतना गीगावाट का वो वेस्ट हीट बनेगा, उतना गीगावाट आपको पचाना है। उतना फ्रेश वाटर कहाँ से मिलेगा? तो वो थोड़ा-सा दिक्कत है। और दूसरा, वेस्ट इज़ फॉरएवर, और यहाँ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों का मिसकंसेप्शन देख रहा हूँ कि जैसे थोरियम से कर देंगे तो क्या मतलब वेस्ट खत्म हो जाएगा? नहीं, 1000 साल का वेस्ट को आप छोड़ दीजिए, 100 साल का वेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। वो फॉरएवर है। जहाँ पे इंसानी लाइफ स्पैन से आगे चले गए, उसे फॉरएवर कहा जाएगा। यानी कि अब आपको ऐसा कुछ करना है कि आपके मतलब समझिए पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सँभाले रखना है। और यहीं पे मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है कि इंसानियत ये नहीं सँभाल पाया। ये क्या है? एसिड माइन ड्रेनेज, यानी कि हम लोग खदान किए, खदान में उसको अच्छे से सील नहीं किया, उसे अच्छे से ब्लॉकेट नहीं किया, उसमें पानी चला गया। पानी जाने से क्या हुआ? पानी ऑक्सीडाइज़ किया। ऑक्सीडाइज़ करने के एसिड बाहर निकलेगा। ये एसिड जो नदी को छुआ, वो नदी साफ़ कर दिया है। हम लोग इसे नहीं सँभाल पाए। ये है आपको अमेरिका का ऑयल वेल्स, ये आपको हर जगह मिलेगा। ऑयल वेल से बनाया गया, उसको हम लोग सील नहीं किया, उससे मीथेन लीक कर रहा है। मीथेन लीक कर रहा है। यूट्यूबर जा जाके सील कर रहे हैं इसे। ये हमसे हुआ नहीं। अब आप मेरे मुंह पे बोलोगे कि हम लोग न्यूक्लियर वेस्ट बनाएंगे, उसे रख लेंगे और उसे सदियों तक सही रख पाएंगे। मैं 1000 साल भी नहीं जा रहा हूँ, 10,000 साल, 20,000 साल तो छोड़ ही दीजिए। और बाय द वे, ये दूसरा बात आपको समझना पड़ेगा। आप आज एक रिएक्टर ये कर देते हो कि ठीक है, आज से हम नया रिएक्टर डिजाइन करते हैं, इसमें कचरा कम निकलेगा। पिछला वाला गायब नहीं हो जाएगा। पिछला वाला गायब नहीं हो जाएगा, और वो तो और लंबा चलेगा। इसीलिए जब भी न्यूक्लियर के पीछे जब बोलता है न्यूक्लियर इज गुड, वो सिर्फ दो ही लोग बोलेंगे, साइंटिस्ट और इंजीनियर। और एक ही हमेशा आपके इसके अगेंस्ट खड़ा रहेगा, जिसको बिल भरना है। ये खुदाई किया गया है पहाड़ के अंदर, तब जाके आप ये जो येलो ड्रम का फोटो देखते हैं, वो पहाड़ के अंदर डाला गया है। और उस पर भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। उसमें साइट्स बनाए गए हैं, साइट्स पर लड़ाई झगड़ा हुआ, साइट्स को क्लोज किया गया, और क्योंकि कुछ उस साइट को रिजेक्ट करना पड़ा कि वहां पानी लीक होने लगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप बोलो ना, अरे हम इसको सीमेंट में ये कर दे रहे हैं, इनकेस कर दे रहे हैं, ये लीक नहीं करेगा। आज नहीं करेगा, 500 साल में करेगा। और आपका जो ये टारगेट है कि 1000 साल में ये सेफ हो जाएगा, 1000 साल मुंह खोल के बोल कैसे देते हो भाई? हमसे तो ये माइंस सॉर्ट नहीं हो रहा है, ऑयल वेल सॉर्ट नहीं हो रहा है, आप कह दे रहे हो कि 1000 साल तक की हम गारंटी दे सकते हैं? मैं एकदम क्लियर कर देना, साइंस में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो इसे नहीं कर सकते। मतलब हमें पता है, लेकिन साइंस तो हमें ये भी बताता है ना कि एसिड माइन को कैसे संभालते हैं। वो तो कर ही नहीं रहे। साइंस तो ये भी बताता है कि ऑयल वेल कैसे सील करते हैं, वो भी तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब सस्ते सस्ते चीज नहीं निपटा सकते, ये अल्ट्रा डेंजरस चीज निपटा देंगे। मैं एकदम क्लियर कर देना, साइंस में प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम नहीं, इकोनॉमिक्स मार डालता है। और वही बोल रहा है, आज क्यों सारी जो गवर्नमेंट जो एकदम डर गई है कि इनके चक्कर में हम सब चीज बना लेते हैं। सबको पता है, सब कोशिश क्या कर रहा है, बिजली का दाम बढ़ रहा है। हम गरीब अभी नहीं होते तो धड़ धड़ा के बड़ा सा सोलर फार्म लगा लेते हैं। अभी छोटा सा ही लगा है, 2 किलोवाट का है, कोई खास काम नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब लेकिन अगर फास्ट पैसा अभी हमारे घर के सामने वो लगवा लिए हैं 22 किलोवाट का, टेंशन खत्म, एसी उसी खत्म, बिल खत्म, हटाओ, उनको टेंशन ही नहीं है, खत्म। सब लोग वही कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि हजारों लाखों लोग ऐसा करने लगे, पता चला पावर ड्रॉ घट रहा है, आपने फार्म बना के रख लिया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसानियत पे ये भरोसा आप करो कि वो 1-2 हज़ार साल तक कोई चीज़ सही रखे, नहीं होगा। और आप बात बोले पुराना वेस्ट गायब नहीं हो गया, मैं बहुत बार ओ इसका पुराना वेस्ट को क्या करोगे? पुराना वेस्ट 20,000 साल चलेगा, उसका क्या करोगे? हमको ये बताओ। 20,000 साल। हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है जो उतना पीछे जाता है। अब बोल रहे ना, कुछ भी आज आप कह दो ये हमारा स्टील है बहुत बढ़िया, वो स्टील कुछ साल दीजिए उसको पानी में, कुछ साल, फिर पानी बोलेगा हम दिखाते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहते हैं, हटा देगा। और एक बार ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट किया, लोल लोल। तो समझना बहुत जरूरी है। और बाय द वे, ये एक दूसरी बात होती है कि अल्फा बीटा और गामा जो हम लोग पढ़ते हैं रेडिएशन में, उसमें गामा बहुत डेंजरस है, बात सच है। अल्फा बीटा बहुत आसानी से रुक जाता है, हमारा स्किन भी रोक लेगा, बात सही है। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा कंडीशन अप्लाइड है कि अगर जैसे मान लो रिएक्टर में आप पानी चला रहे थे, वो पानी कंटेमिनेटेड हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, कोई बात नहीं, आपने पानी बहा दिया, आप बेवकूफ़ से आपने पानी बहा दिया, ठीक है, क्या होगा उस पानी का? वो इवेपोरेट करेगा, वो ऊपर जाएगा, बारिश होगा, बारिश में गिरेगा। जितने लोगों के अंदर वो चला गया, क्योंकि ये समझिए H2O अभी भी H2 है, RO प्यूरीफायर अभी भी वो उसको दे देगा आपको, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। सोर्स पे सेपरेट कर सकते हैं कि ये रिएक्टर में पानी गया, इसे सील करके रख दो, कहीं लीक मत करो। सोर्स पे आप कर सकते हो। जहाँ एक बार वो वाटर साइकिल में चला गया, उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं ही कर सकते हैं। और वो आप पिए, आप मर जाओगे। मतलब ऐसा क्यों? हमारे बॉडी के अंदर में कुछ नहीं है जिसको वो एब्जॉर्ब कर सके। बाहर जो डेड स्किन का लेयर है, अंदर नहीं है। आप पिए,
जो अमाउंट बाहर रखा हुआ है, जैसे वो 1 लीटर पानी हम रख दिए जिसमें आपका ये है मतलब कंटामिनेशन है, आपको कुछ नहीं होने वाला। वो प्लास्टिक का बॉटल से बाहर भी नहीं आएगा रेडिएशन। आप पी गए और सबसे बुरा होगा अगर बहुत डाइल्यूटेड मिला, आपका तबीयत खराब रहने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाएँगे कि गड़बड़ क्या है भाई? ये बार-बार बीमार पड़ रहा है। क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम लड़ाई करेगा उससे कि भैया ये डीएनए क्यों टूट रहा है, ये क कैंसर क्यों बन रहा है, हम उसे ठीक कर रहे हैं। आपकी आधी एनर्जी खत्म हो जाएगी आपकी ज़िंदगी की बस रेडिएशन पॉइज़निंग को सँभालने में। इसीलिए मुझे एकदम मैं क्लियर कर देना, मुझे इंसानियत का पता है, इंसानियत अगर ये नहीं सँभाल सकता, ये नहीं सँभाल सकता, तो जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि हम लोग न्यूक्लियर वेस्ट सँभाले और उसे डीप बैरी कर देंगे ना, वो वीड फूँक रहे हैं। वो वीड फूँक रहा है। मैं समझ रहा हूँ, इंसानियत परफेक्ट क्रीचर नहीं है। हमें ऐसा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है जो इसके अंदर है। अगर कल को बोलता है, "अरे! विंड फार्म का आप रख दोगे।" वो रेडियो एक्टिव नहीं है ना। जैसे आप कुछ बोलते हो ना, "ओह! विंड फार्म में तो कंटामिनेशन होगा, लेड से वो सब बहुत छोटा है कंपेयर टू दीज़ थिंग्स। इसीलिए मैं एकदम क्लियर होता न्यूक्लियर एनर्जी का सिर्फ 2 ही काम है। बूम बूम बनाना इसके लिए आर्मी के लिए और दूसरा उनके लिए पावर प्लांट्स बनाना। जैसे आपका एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हो जाए, न्यूक्लियर सबमरीन के लिए हो जाए। बाकी कोई उसका यूज़ नहीं है। हाँ, रिसर्च डेवलपमेंट ये सब कीजिए लेकिन उसका सिविलियन लाइफ में कोई यूज़ नहीं है और अल्टरनेट है। तो ये रिस्क जो है, जो गवर्नमेंट्स जो देख रही है कि गवर्नमेंट यूटिलिटी कि सर आप मुँह खोल दे रहे हो कि आपको चाहिए, हम बना भी दें लेकिन आप निकल लोगे कल, तो बात तो ऐसे नहीं चलेगा। तो वो रीज़न जेन्युइन है। वही बोल रहा है कि हर कोई जो ये अरे रेडिएशन है, क्या टेंशन है? इसलिए पैसा कौन दे रहा है तुमको ये करने के लिए? हमको ये बताओ। और पैसा आज तक हम लोग माइन्स को साफ करने का नहीं मिला, आपको ऑयल वेल को सील करने का नहीं मिला, जो कि ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। वो सब तो नहीं कर पाए और आप कह रहे हो कि हम रेडियो एक्टिव वेस्ट सॉल्व कर देंगे। कहाँ फूँक रहे हो भाई? मैं एकदम क्लियर करता हूँ, इंसानी नेचर अलाउ नहीं करता इस तरह का चीज़ के साथ रिस्क लेने का। तो आप ऐसा चीज़ बनाओ ना जो इंसानी नेचर में सेफ रहे। ये नहीं कि भैया नहीं अगर हम लोग परफेक्ट होते ना जैसे साइंटिस्ट लोग फूँक लेते हैं कि एकदम परफेक्टली हम इसे मैनेज कर लेंगे एकदम ये कहाँ फूँक रहे हो भाई? हम एकदम अल्ट्रा डीप वेल बना देंगे। इट्स लाइक भैया कौन पैसा दे रहा है तुमको वो करने का? तो कॉन्टेक्स्ट में एकदम क्लियर कर देना, साइंटिफिकली इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस इंसानी नेचर के साथ ये कंपैटिबल नहीं है और आप इंसान के बीच में रहते हो। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन इसके बारे में आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का हाइप इतना क्यों हो गया एकाएक। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।